हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जहां पर जो चैप्टर का नाम है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। दोस्तों, यहाँ पर इस चैप्टर में मेजरली जो है आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी जो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। इसमें दोस्तों सबसे पहला जो है वो है कैश बुक, यानी कि आपको ये सिखाया जाएगा कि कैश बुक कैसे बनाना है। तो आज का जो ये वीडियो रहेगा ये स्पेशली कैश बुक के ऊपर ही रहेगा। इस पूरे वीडियो में आपको कैश बुक के कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे कैश बुक बनाया जाता है, उसका प्रोफोर्मा कैसे होता है, कैसे उसमें पोस्टिंग की जाती है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के एंड तक आ जाएगी। इसके साथ ही साथ इसके जो भी इलस्ट्रेशन होंगे उसको भी हम आज करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल पॉपर, ये दोस्तों ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर कैश बुक से। तो दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहले अगर हमें अकाउंटिंग करनी है तो हम सबसे पहले जर्नल एंट्री करते हैं, उसके बाद हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। अभी लेजर अकाउंट में क्या होता है कि जितने भी अकाउंट्स होते हैं जर्नल एंट्री में सबको हम क्रिएट करते हैं और फिर सब में जर्नल एंट्री को पोस्ट करते हैं। पोस्ट कैसे करते हैं मैं आपको याद दिला दूं। जिस अकाउंट को हम बनाते हैं कभी उस अकाउंट में उस अकाउंट का नाम नहीं आता। फॉर एग्जांपल अगर मैं रवि का अकाउंट बना रहा हूं तो कभी रवि के अकाउंट में रवि का नाम नहीं आएगा। अगर मैं परचेस अकाउंट बना रहा हूं तो कभी परचेस अकाउंट में परचेस का नाम नहीं आएगा। तो क्या आएगा, फॉर एग्जांपल एक एंट्री हुई परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब परचेस अकाउंट में जो डेबिट साइड आएगा, क्योंकि परचेस अकाउंट डेबिट हुआ है तो परचेस अकाउंट में डेबिट साइड आएगा कैश। ठीक है, डेबिट साइड आएगा कैश और उसका अमाउंट आएगा। तो वैसे करके जो है वो लेजर में पोस्टिंग होती है। दोस्तों अगर आपको इसका बेसिक जानना है तो मेरे पिछले वीडियोस देखिए, जहां पर मैंने स्टार्टिंग से सारी चीजों को एक एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, सबके टाइटल के साथ जो है आप उसको देख सकते हो। अब दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर कैश बुक में। दोस्तों कैश बुक जो है वो मेनली 3 टाइप की होती है ना। 3 टाइप की कैश बुक होती है। पहली होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरी होती है डबल कॉलम कैश बुक और तीसरी होती है पेटी कैश बुक। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं, इसका प्रोफॉर्मा कैसे रहता है। दोस्तों अगर आपने कैश अकाउंट बनाया है लेजर में, अगर आपने कैश अकाउंट बनाया है लेजर में तो उसी कैश अकाउंट को बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पर एक प्रोफॉर्मा बना हुआ है कैश बुक का। जो प्रोफॉर्मा अगर आप देखोगे तो सिमिलर है एक लेजर की तरह, जहां पर एक साइड डेबिट है, लेफ्ट साइड, राइट साइड है क्रेडिट, डेट रिसीव्ड लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पेमेंट्स लेजर फोलियो अमाउंट। दोस्तों हम जब लेजर बनाते थे तब यहाँ पर लिखते थे पर्टिकुलर्स और यहाँ पर लिखते थे पर्टिकुलर्स। अब बस उस पर्टिकुलर्स की जगह आ गया है रिसीप्ट और पेमेंट। देखो दोस्तों अगर आपको याद नहीं रहता कि रिसिप्ट किस साइड लिखना है और पेमेंट किस साइड लिखना है तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको एक चीज बताई है कि कभी भी बिजनेस में कैश आता है तो डेबिट होता है कैश अकाउंट, कभी भी बिजनेस से कैश जाता है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे तो इस वीडियो में एक चीज को अपने नोटबुक के ऊपर लिख लीजिए। जब भी कैश आता है बिजनेस में तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, जब भी कैश जाता है बिजनेस में तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। अगर आपको इसके पीछे का जो लॉजिक है वो जानना है तो मैंने पिछले वीडियोस में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना। तो अभी देखो दोस्तों, जब भी कैश आएगा तो कैश डेबिट होगा, तो हमने डेबिट साइड में लिखा है रिसीप्ट्स क्योंकि कैश आ रहा है, और जब भी कैश जाता है तब हम कैश को करते हैं क्रेडिट। तो जब भी कैश क्रेडिट होगा तो वहां पर पेमेंट साइड जो है वो क्रेडिट साइड आता है, क्यों, क्योंकि कैश जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप ये प्रोफॉर्मा देखें तो सेम जो है लेजर के जैसा प्रोफॉर्मा है, और इसमें हमें सेम जो है एंट्रीज को पोस्ट करना है। अब दोस्तों एक बात मैं आपको और बता देता हूं, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड आएगा, क्योंकि कैश का जो बैलेंस होता है ओपनिंग बैलेंस वो हमेशा डेबिट होता है। क्यों होता है हमेशा डेबिट, क्योंकि कैश हमारे लिए एसेट है, कैश कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए कैश है तो वो कभी माइनस में नहीं जाएगा, क्योंकि आप जो भी खर्च करोगे पैसा देकर ही करोगे ना। तो जब आप पैसा दोगे तो आपके पास पैसा होगा तो दोगे ना, माइनस में तो पैसा होगा नहीं। तो इसीलिए दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैश हमेशा जो है कैश का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है।
अब दोस्तों आते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक के इस एग्जाम्पल को करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है इसका आंसर लाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो है मेसर्स रूपा ट्रेडर्स का सिंगल कॉलम कैश बुक हमें बनाना है। तो मेसर्स रूपा ट्रेडर्स का सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है डेट जो कि 2017 नवंबर 1, कैश इन हैंड 30,000, यानी कि हमारे हाथ में 30,000 रुपीज कैश है। तो जब भी कैश इन हैंड लिखा है तो ये हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस हो गया कि हमारे पास पहले से इतना पैसा था, है ना। तो हमारे पास पहले से 30,000 रुपीज था। तो अभी ओपनिंग बैलेंस में किस साइड लिखूं, डेबिट साइड लिखूं कि क्रेडिट साइड लिखूं? डेबिट साइड लिखूंगा। क्यों? क्योंकि कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। तो यहां पर दोस्तों ये देखिए, ये है कैश बुक, है ना, और इसके डेबिट साइड में सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन लिखा है वो लिखा है नवंबर 1, बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 रुपीज। आई होप आपको समझ आया कि ये 30,000 रुपीज जो है वो कहां से आया है। कहां से आया है? ये कैश इन हैंड यानी कि कैश का ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर सेकंड में, नवंबर 4, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत। अभी कैश रिसीव्ड हो रहा है, तो कैश जब भी रिसीव होता है तो कैश को डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कैश के डेबिट साइड में आएगा गुरमीत 12,000। आइए देखते हैं, कैश के डेबिट साइड में आया है गुरमीत 12,000। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। इसके बाद नवंबर 8, इंश्योरेंस पेड। इंश्योरेंस पेड यानी कि हमने पैसा दे दिया, हमने पैसा दे दिया तो कैश चला गया। तो जब भी कैश जाता है तो कैश क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो अब हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे इंश्योरेंस पेड 6,000 रुपीज। आइए देखते हैं, यहां पर नवंबर 8 इंश्योरेंस क्रेडिट साइड में लिखा है 6,000 रुपीज। हमेशा याद रखिएगा, क्रेडिट आपके राइट हैंड साइड में होगा और डेबिट आपके लेफ्ट हैंड साइड में होगा। करेक्ट है। इसके बाद नवंबर 13, परचेज फर्नीचर 13,800 रुपीज। अब दोस्तों फर्नीचर को परचेस करेंगे, तो यहां पर दोस्तों फर्नीचर परचेस करेंगे तो पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा तो आ जाएगा वो क्रेडिट साइड में। तो यहां पर देखिए नवंबर 13, फर्नीचर 13,800। अब दोस्तों एक बार आपको ये चीज समझ आ गई तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि जो जो पैसा आया वो आ जाएगा रिसिप्ट अकाउंट में और जो जो पैसा गया वो आ जाएगा पेमेंट साइड में। अब दोस्तों देखिए हम इसको फटाफट कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हमने माल बेचा, पैसा आया। पैसा आया तो कौन सी साइड में आएगा? 28,000 रुपीज रिसिप्ट साइड में। तो ये देखिए ये आ गया नवंबर 16, सेल्स 28,000 रुपीज रिसिप्ट साइड में। इसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम मुदीत इन कैश, हमने गुड्स खरीदा तो क्या किया? पैसे को दिया। तो जब हम पैसा देते हैं तो क्रेडिट साइड में आता है, तो पेमेंट किया हमने, तो यहां पर आ जाएगा नवंबर 17, परचेज 70,400। फिर आ जाएगा परचेज स्टेशनरी, फिर हमने स्टेशनरी खरीदा 1,100 का, तो हमने पैसा दिया तो पेमेंट साइड में आएगा स्टेशनरी 1,100। इसके बाद फिर से हमने यहाँ पर कैश पे किया रुक्मणी को 12,500, तो यहाँ पर फिर से कैश पेमेंट करेंगे रुक्मणी को 12,500। इसके बाद फिर सोल्ड गुड्स टू कमल फॉर कैश, हमने कमल को कैश में माल बेचा, यानी कि हमारे पास पैसा आया, तो यहाँ पर सेल्स आ गया 18,200। फिर दोस्तों यहाँ पर हमने मंथली को रेंट पे किया, जब भी पैसा जाता है तो क्रेडिट साइड में आता है, तो यहाँ पर रेंट पे किया, सैलरी पे किया, ये दोनों 2,500 और 3,500, ये दोनों देखिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट बचा वो बचा डिपॉजिट इन बैंक। देखो दोस्तों, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो हमारे हाथ से तो पैसा चला गया, तो पैसा चला गया, पैसा जाता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, बैंक में पैसा आया तो बैंक डेबिट होगा, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है, जब पैसा आता है तब डेबिट, जब पैसा जाता है तब क्रेडिट। तो बैंक में पैसा आया तो बैंक डेबिट, लेकिन कैश चला गया तो कैश क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बैंक 8,000 रुपीज। ये देखिए दोस्तों,
ठीक है, अब आपको इसका टोटल करना है और आपको बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर देना है। इसका जो बैलेंस है वो बचेगा 23,400 रुपीज। खत्म है। फिर दिसंबर 1 को आप बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे 23,400। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आया हो। अब दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो ये सारे अकाउंट बने हुए हैं, ये जो हमने ऊपर अभी कैश अकाउंट बनाया, उसमें जो जो एंट्रीज में जो जो अकाउंट आए थे वो सभी के लेजर अकाउंट बने हुए हैं। तो आप चाहे तो ये लेजर, जैसे मैंने आपको सिखाया है पिछले वीडियोस में कि लेजर कैसे बनाते हैं, तो आप वहां से जो है ये सारे लेजर अकाउंट बना सकते हो। हालांकि मैं आपका टाइम बचाने के लिए अभी इस चीज को यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। अब आते हैं हम दोस्तों यहाँ पर डबल कॉलम कैश बुक में। दोस्तों, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सिंगल कॉलम कैश बुक यानी कि इसमें सिंगल कॉलम रहता है। डबल कॉलम कैश बुक यानी कि इसमें डबल कॉलम रहता है। अब डबल कॉलम किस चीज का रहता है? डबल कॉलम किस चीज का रहता है? देखो दोस्तों, हम जब भी बिजनेस करते हैं ना, तो हम ज्यादातर दो ही चीजों से पेमेंट करते हैं। पहला कैश में, दूसरा बैंक से। तो यहाँ पर जो दूसरा अकाउंट बनेगा वो बैंक अकाउंट बनेगा। अब दोस्तों क्या होगा, मैं आपको समझाता हूँ। डबल कॉलम कैश बुक में सेम फॉर्मेट रहेगा, बस अमाउंट के लिए दो कॉलम बनेंगे, जिसमें से एक कॉलम होगा बैंक का और एक कॉलम होगा कैश का। आइए मैं आपको इसका प्रोफॉर्मा दिखाता हूं, लेकिन उसके पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, कि यहाँ पर आपके बुक में एक छोटा सा जो है बहुत प्रैक्टिकल चीज दिया हुआ है कि आप जब भी बैंक में पैसा जमा कराने जाते हैं तो कैसा फॉर्म रहता है। तो ये देखिए, बैंक में पैसा जमा कराने जाते हैं तो ऐसा फॉर्म आपको देखने को मिलता है। ये जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म है। यहाँ पर आप अकाउंट नंबर लिखते हो, यहाँ पर नाम लिखते हो, अमाउंट लिखते हो, फिर यहाँ पर अमाउंट का टोटल लिखते हो, फिर यहाँ पर साइन करते हो। फिर यहाँ पर अगर आपके पास 500 की नोट है तो कितनी नोट है, 1000 की नोट है तो कितनी नोट है, ये सभी चीज लिखते हो। यहाँ पर उसका टोटल लिखते हो और फिर साइन करते हो। यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर और बाकी वो सभी डिटेल्स जो है इन वर्ड्स में, फिगर्स इन रुपीस में, ये सारी चीजें लिखते हो। यहाँ पर डेट लिखते हो, है ना। तो ये आपके बुक में एक चीज एक्स्ट्रा दी गई है। इसके अलावा एक होता है चेक। अगर आपने चेक नहीं देखा तो आप चेक देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर पे, आप जिसका भी नाम लिखेंगे ना, चेक उसको जाएगा, यानी कि पैसा खाली उसी के अकाउंट में क्रेडिट होगा। यहाँ अगर आप लिख दोगे दीपक पटेल तो खाली दीपक पटेल के अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा डेट, यहाँ पर आ जाएगा रुपीस, यहाँ पर रुपीस इन वर्ड्स, और यहाँ पर जो है जनरली अकाउंट नंबर लिखा होता है, उसका अकाउंट नंबर लिखा होता है जिसका चेकबुक होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये चेक का नंबर लिखा होता है कि ये चेकबुक का कौन सा पेज है ना। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर अकाउंट पे चेक क्या होता है। जब भी हम ये जो चेक है ना, इस चेक को हम यहाँ से ऐसे दो लाइन खींच देते हैं ऐसा, तो ये हो जाता है अकाउंट पे चेक, यानी कि ये खाली जिसका नाम लिखा है उसी को जाएगा, किसी और को ये चेक नहीं पेमेंट दिया जा सकता। जिसका अकाउंट का नाम लिखा है उसी को जाएगा। अगर हम ऐसे क्रॉस कर देंगे चेक को तो यहाँ पर अगर क्रॉस करते हैं तो सिंपल क्रॉस कर सकते हैं हम, एंड कंपनी लिख सकते हैं। एंड कंपनी यानी कि अगर मैंने किसी और को दिया तो उसका नाम मैं इसमें लिख दूंगा, तो चेक जो है फिर पैसा उसको जाएगा। ठीक है, इसके बाद आएगा नॉट नेगोशिएबल, यानी कि आप इसको जो है ट्रांसफर कर सकते हो। अकाउंट पे यानी कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली लिखा है, यानी कि ये जो चेक है ये खाली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में ही क्लियर होगा, कोई और बैंक आपको पैसा नहीं देगी। तो ये आप चेक में क्रॉस करके लिख सकते हो। हालांकि ज्यादातर जो है अकाउंट पे ही चेक यूज होता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम, ये देखिए, ये है हमारा डबल कॉलम कैश बुक का प्रोफॉर्मा। अभी डबल कॉलम कैश बुक में दोस्तों यहाँ पर एक कॉलम रहेगा कैश का और एक कॉलम रहेगा बैंक का। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बाकी सारी चीजें सेम है। ये देखिए, डेट, डेबिट साइड में रिसिप्ट्स, क्रेडिट साइड में पेमेंट, दोनों साइड में लेजर फोलियो, और फिर कैश और फिर बैंक, कैश और बैंक। ठीक है, सेम रहता है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार चीज बताता हूं। मैंने आपको कम से कम 10 बार कहा होगा कि जो भी अकाउंट हम बनाते हैं उस अकाउंट में उस अकाउंट का नाम नहीं आता। अगर हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो वहां पर कैश अकाउंट का नाम नहीं आएगा।
ये एक रूल है ना। तो अगर मैं कैश बुक बना रहा हूं और अगर मैंने कैश अकाउंट बनाया और बैंक अकाउंट भी बनाया, सेम लेजर में दो अकाउंट बना रहा हूं मैं, कैश और बैंक। अब मान के चलो मैंने बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक में पैसा जमा कराया, तो एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब दोस्तों बैंक और कैश का एक ही अकाउंट है, तो यहां पर इसके अकाउंट में ही उसी अकाउंट का नाम आएगा। ये एक एक्सेप्शन है, यानी कि ऐसा खाली कैश और बैंक की एंट्री में होता है। जब एक एंट्री में कैश और बैंक दोनों एक साथ आ जाते हैं तो उस एंट्री को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ये होता है कि हम एक ही बुक में दो बार एंट्री मारेंगे, एक बार डेबिट साइड और एक बार क्रेडिट साइड। अब देखो दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो यहां पर क्या होगा कि बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू हो जाएगा कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, यानी कि ये जो डेबिट साइड है बैंक अकाउंट का, यहां पर हम लिखेंगे कैश। ठीक है, यहाँ कैश लिखेंगे और यहाँ पर जो है इसका अमाउंट लिख देंगे, और इस साइड में लिखेंगे हम बैंक, क्योंकि कैश को क्रेडिट किया तो कैश के क्रेडिट साइड में अमाउंट को लिख देंगे। आई होप आपको समझ आया हो। और फिर ये एंट्री करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे लेजर फोलियो में सी यानी कि ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है। समझ गए आप लोग? तो देखो दोस्तों, एक बार और आपको समझाता हूं। कॉन्ट्रा एंट्री एक ऐसी एंट्री होती है जहां पर कैश और बैंक दोनों अकाउंट एक ही जनरल एंट्री में आता है। ये जनरली कब होता है? जब हम या तो बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं या बैंक से कैश निकालते हैं। अब हम पहला एग्जांपल ले, अगर हमने बैंक में कैश को डिपॉजिट किया तो हमारी एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है, जब भी पैसा आता है तब बैंक अकाउंट डेबिट होता है। तो पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश होगा क्रेडिट, तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम यहां पर क्या करेंगे, बैंक के डेबिट साइड में लिखेंगे कैश और कैश के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बैंक, दोनों का अमाउंट लिखेंगे और फिर यहां पर सी लिख देंगे, यानी कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, यानी कि एक अकाउंट में दो बार एंट्री हुई, यानी कि जो अकाउंट था उसी का नाम उसी अकाउंट में वापिस आ गया। ये खाली कॉन्ट्रा एंट्री में होता है। आई होप आपको समझ आया हो, अगर नहीं आया फिर से रिवाइड करिए, मेरे को फिर से सुनिए, और फिर भी अगर समझ नहीं आया, कुछ आपका स्पेसिफिक डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। अब दोस्तों आपको कैश बुक समझ आ गया कैसे बनाना है। अब आइए हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे कि कैसे जो है हमें कैश बुक को बनाना है ना। दोस्तों मीनवाइल अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, है ना, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छे से डिफाइंड वीडियो लेकर आता रहूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम आएंगे ये वाले इलस्ट्रेशन में, जो मेसर्स टूल्स इंडिया का है। हमें इसका डबल कॉलम कैश बुक बनाना है। ये देखिए डबल कॉलम कैश बुक बनाना है, तो हम सबसे पहले प्रोफार्मा बनाएंगे जिसमें होगा डेट, रिसिप्ट्स, लेजर फोलियो, कैश बैंक, फिर डेट, फिर पेमेंट्स, फिर लेजर फोलियो, फिर कैश बैंक। एक साइड होगा डेबिट और दूसरे साइड होगा क्रेडिट। आपको पता है डेबिट लेफ्ट साइड, क्रेडिट राइट साइड। ठीक है, अब आते हैं हम यहां पर एंट्रीज में। देखो दोस्तों, मैंने आपको कैसे अकाउंट बताया था कि बैलेंस कहां कैसे लिखना है। देखिए सितंबर 1 बैंक बैलेंस 4200, कैश बैलेंस 15,000 रुपीज। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस होंगे। क्यों? क्योंकि बैंक और कैश का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, वो हमारे लिए एसेट होता है। तो हम किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे कि क्रेडिट साइड लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। तो हम यहाँ पर 42,000 और 15,000 को डेबिट साइड लिख दिए। ये आ गया सितंबर 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन। 15,000 कैश में लिखा, 42,000 बैंक में लिखा। ठीक है, अब परचेस गुड्स बाय चेक, क्या एंट्री पास करेंगे हम? परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमें बैंक में लिखना है, बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है,
अगर बैंक क्रेडिट हो रहा है तो बैंक के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे परचेज। आइए देखते हैं, बैंक के क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया परचेज और हमने अमाउंट कैश में नहीं लिखा, बैंक में लिखा। क्यों? क्योंकि हमने चेक से पेमेंट किया था, है ना। तो अभी सिमिलर टर्म्स में सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश, एंट्री क्या पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश क्या हो रहा है? डेबिट। तो हम डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? सेल्स, और अमाउंट लिखेंगे 6000। तो हमने डेबिट साइड में लिखा सेल्स और अमाउंट जो है हमने कैश कॉलम में लिखा। क्यों? क्योंकि कैश से एंट्री हुई थी इसीलिए। ठीक है। इसके बाद परचेस मशीनरी बाय चेक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आइए, बैंक के क्रेडिट साइड में लिखा मशीन और हमने बैंक अकाउंट में ही इसका अमाउंट लिखा है। इसके बाद सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक डिपॉजिटेड सेम डे, हमने माल बेचा, चेक लिया और चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो हमने एंट्री क्या पास की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बैंक के डेबिट साइड में लिखेंगे सेल्स अकाउंट 4500, हमने बैंक में लिखा। क्यों? हमने बैंक में चेक जमा कर दिया है। इसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम मरियाला इन कैश, तो एंट्री क्या पास होगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश के क्रेडिट साइड में आएगा परचेस 17400। ये देखिए कैश के क्रेडिट साइड में आया तो हमने कैश में लिख दिया। इसके बाद परचेस स्टेशनरी बाय चेक, आपको पता है स्टेशनरी एक्सपेंस होता है, तो स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे स्टेशनरी 1100 रुपीज। फिर चेक गिवन टू रोहित, हमने रोहित को चेक दे दिया, तो चेक दे दिया तो क्या हो गया? बैंक से पैसा कम हो गया। तो जब बैंक से पैसा कम होता है तब बैंक को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? रोहित का अकाउंट डेबिट होगा। तो रोहित अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे रोहित, जिसको हमने 1500 रुपए का चेक दिया है। इसके बाद जो एंट्री है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से पैसा निकाला, तो हमने बैंक से पैसा निकाला तो हमारे पास कैश बढ़ गया, क्योंकि हमने बैंक से कैश निकाल लिया तो हमारे पास कैश बढ़ गया और बैंक का बैलेंस कम हो गया। तो जब कैश बढ़ता है तो क्या करते हैं? कैश को डेबिट, और जब बैंक कम हो गया तो बैंक से पैसा चला गया, तो जब बैंक से पैसा जाता है तब बैंक को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो एंट्री क्या पास होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अभी हम यहाँ पर कैश के डेबिट साइड में लिखेंगे बैंक और बैंक के क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैश। आइए देखते हैं, सबसे पहले हमने बैंक के एंट्री के पास हुई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो कैश के डेबिट साइड में हमने लिखा बैंक। ये देखिए कैश के डेबिट साइड में लिखा बैंक 10,000, और फिर हमने बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ था कैश की वजह से, तो हमने बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा कैश 10,000। अब देखो दोस्तों, हमने यहाँ पर सी लिखा है। सी क्यों? कॉन्ट्रा एंट्री, यानी कि एक ही अकाउंट में 2 बार एंट्री हो गई, है ना। सिंपल है। यहाँ पर हमने लिखा कैश कॉलम में, ये बात ध्यान में रखना। अगर आप यहाँ पर बैंक लिख रहे हो तो कभी बैंक के कॉलम में नहीं आएगा, अगर आप यहाँ पर बैंक लिख रहे हो तो कैश के कॉलम में आएगा। क्यों? क्योंकि एंट्री क्या पास हुई थी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कैश के डेबिट साइड में लिखेंगे तो कैश में लिखेंगे अमाउंट, तो कैश के डेबिट साइड में हमने लिखा बैंक और कैश में अमाउंट लिखा। क्रेडिट क्या हुआ था? बैंक हुआ था, तो बैंक के क्रेडिट साइड में लिखा कैश और यहाँ पर लिख दिया 10,000 रुपीज। आई होप आपको समझ आया हो। और फिर यहाँ पर हमने सी लिख दिया ताकि ये इंडिकेट हो सके कि ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है। इसके बाद रेंट पेड बाय चेक, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेड सैलरी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये दोनों चीजें जो है यहाँ पर आ गई। रेंट चेक से पे किया इसलिए बैंक वाले कॉलम में आया है, और सैलरी कैश से पे किया इसीलिए कैश वाले कॉलम में आया है। इसके बाद इसका टोटल किया हमने यहाँ पर, और फिर जितना भी बैलेंस बचा उतना हमने बैलेंस कैरी डाउन कर दिया, और फिर उसको हमने 1 अक्टूबर को बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया। आई होप आपको ये चीजें समझ आई हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डबल कॉलम कैश बुक। अब यहाँ पर सारे लेजर्स अकाउंट बने हुए हैं, तो अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। अब आते हैं हम सीधा पेटी कैश बुक में।
देखो दोस्तों, पेटी कैश बुक कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पेटी कैश बुक का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों, अगर एक बहुत बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जांपल रिलायंस है, तो रिलायंस के पास तो लाखों करोड़ों रुपए है। अब वो अपने अकाउंटेंट को लाखों करोड़ों रुपए तो नहीं दे सकती खर्चा करने के लिए। तो वो क्या करती है कि छोटे छोटे पैसे अमाउंट में पैसे देती है अपने अकाउंटेंट को चाय पानी के लिए। अगर मैं आपको बताऊं कि देखो, अगर मेरी ऑफिस है, ठीक है, मेरी ऑफिस है और मैंने यहाँ पर एक एम्प्लॉय को रखा है जो कि क्या करता है कि मेहमान जब भी आते हैं, मतलब मेहमान नहीं, जब भी क्लाइंट आते हैं तो उसके लिए चाय लेके आता है। तो अभी अगर वो चाय लेके आ रहा है तो उसको बार बार पैसा देना पड़ेगा। तो उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं उसको ना 100 रुपए दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ ये ले, तू 100 रुपए रख, जब भी क्लाइंट आएंगे तो उसके लिए चाय लेकर आना। तो अब क्या हो गया, मैंने उसको 100 रुपए दे दिए। अब मैं उससे हिसाब लूंगा कि भाई मेरे को ये तो बता कि 100 रुपए कहाँ कहाँ तूने यूज किए। तो वो बनाएगा पेटी कैश बुक, यानी कि छोटा कैश बुक, 100 रुपए का कैश बुक बनाएगा वो, है ना। और मैं अपना कैश बुक बनाऊंगा जो कि मेरा मेन कैश बुक रहेगा, जिसमें मैं क्लाइंट से जो पैसा आएगा वो लिखूंगा, क्लाइंट को जो पैसा दूंगा वो लिखूंगा। इसमें मैं छोटी छोटी एंट्रीज नहीं करूंगा 100 100 रुपए की, क्योंकि मेरा ट्रांजेक्शन इतना बड़ा है, मैं 100 100 रुपए की एंट्रीज करने लग जाऊंगा तो मेरा कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल था, ये आपको समझ आया होगा। अब दोस्तों, पेटी कैश बुक यानी कि मैंने अपने एम्प्लॉय को 100 रुपए दिए, अब वो उस 100 रुपए का यूज करेगा और उसकी एंट्रीज करेगा। ठीक है, कैसे करेगा एंट्रीज। अब इसका एक प्रोफॉर्मा होता है, सबसे पहले मैं आपको प्रोफॉर्मा समझाता हूं, है ना। ये देखिए, ये इसका प्रोफॉर्मा है। आपको देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा लेकिन इजी है। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड, यानी कि ये कैश बुक तब तक नहीं बनेगा जब तक आपको, मतलब मैं अपने एम्प्लॉय को जब तक 100 रुपए नहीं दूंगा तब तक वो तो कैश बुक बनाएगा नहीं, पेटी कैश बुक। तो सबसे पहला काम होता है कि अपने एम्प्लॉय को पैसा देना। तो मैंने अपने एम्प्लॉय को 100 रुपए दे दिए, तो वो सबसे पहले लिखेगा अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि इसमें अमाउंट बार बार रिसीव नहीं होगा, एक ही बार होगा। मैं उसको एक ही बार 100 रुपए दूंगा, फिर बोलूंगा जब 100 रुपए खत्म हो जाएंगे तब आना वापिस, तब तक मत आना, है ना। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट रिसीव्ड, फिर डेट, कौन सी डेट को पैसा दिया मैंने, कौन सी डेट को खर्चे हो रहे हैं वो सारी डेट यहाँ पर आएगी, कौन सी डेट को मेरे क्लाइंट है, कौन सी डेट को ये चाय लेने गया था, ये सारी चीजें यहाँ पर आएगी। इसके बाद पर्टिकुलर्स, जरूरी थोड़ी है खाली क्लाइंट की चाय के लिए पैसा दूं मैं इसको 100 रुपए दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ भाई स्टेशनरी के जो भी सारे खर्चे होंगे ना छोटे मोटे वो सभी 100 रुपए से करना और मेरे को फिर हिसाब दे देना। सिंपल है। तो अब यहाँ पर पर्टिकुलर्स में वो सब लिखेंगे कि किस किस चीज में हमने पैसे को यूज किया है। उसके बाद वाउचर नंबर आएगा, फिर अमाउंट पेड हमने कितना रुपए दिया, और फिर एनालिसिस ऑफ पेमेंट। एनालिसिस ऑफ पेमेंट में क्या होता है कि हम अलग अलग हेड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल पोस्टेज, टेलीफोन एंड टेलीग्राम, कन्वेयंस यानी कि ट्रैवलिंग, और स्टेशनरी और मिसलेनियस, इतने हेड बनाते हैं हम। पोस्टेज का मतलब क्या होता है, जो भी हम पोस्ट के थ्रू चीजें भेजते हैं। टेलीफोन एंड टेलीग्राम यानी कि टेलीफोन बिल हो गया या फिर हम टेलीग्राम से कुछ भेज रहे हैं तो वो यहाँ पर आएगा। कन्वेयंस यानी कि ट्रैवलिंग, जो भी हम ट्रैवलिंग करते हैं उसका खर्चा कन्वेयंस में आता है। स्टेशनरी यानी कि आपको पता है पेन पेंसिल रबर इरेजर ये सब स्टेशनरी में आता है। मिसलेनियस, अगर इस चारों में कोई नहीं आ रहा है तो उसको हम मिसलेनियस में डाल देते हैं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन में हमें मेसर्स समायरा ट्रेडर्स का जो है पेटी कैश बुक बनाना है। पेटी एक्सपेंस यहाँ पर लिखा है, पेटी एक्सपेंस के लिए तो हम पेटी कैश बुक बनाएंगे। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि 2000 रुपए इसको दिया है मई 1 2017, 2000 रुपए दिया। तो अब हम एंट्री कहां से चालू करेंगे, 2000 रुपए से चालू करेंगे। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले
2000 कैश रिसीव्ड, है ना, आप देख सकते हो 2000 का कैश रिसीव हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले कैश रिसीव 2000 रुपए, हमने पर्टिकुलर्स में लिखा कैश रिसीव, डेट लिखी यहाँ पे और यहाँ पे अमाउंट लिख दिया। अमाउंट हमेशा अमाउंट रिसीव्ड का आएगा, सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड होता है, इसलिए यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम में आएगा। अब जो भी खर्चा करेंगे वो अमाउंट पेड के कॉलम में आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ आ गए हम, सबसे पहला सेकंड में को हमने ऑटो फेयर यानी कि कन्वेंस, कितना 55 रुपए। यहाँ पर हमने लिखा सेकंड में ऑटो फेयर 55 रुपए और इसको डाल दिया हमने कन्वेंस में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आ गया कोरियर कहाँ आता है, कोरियर आता है पोस्टेज में 40 रुपए। तो हमने यहाँ पर लिखा कोरियर सर्विस, यहाँ लिखा थर्ड में, यहाँ लिखा अमाउंट पेड में भी आएगा और एनालिसिस ऑफ पेमेंट में भी आएगा। यहाँ पर आप जो भी यहाँ लिखोगे अमाउंट पेड में ना, वो इन पांचों कॉलम में से किसी एक कॉलम में जरूर आएगा, ये बात मेरे ध्यान में रखिएगा। ये जो एनालिसिस ऑफ पेमेंट है वहां पर जरूर आएगा। फिर पोस्टल स्टैम्प कहां पर आएगा, पोस्टेज में आएगा। तो हमने लिखा पोस्टल स्टैम्प्स 105 रुपए और इसको लिख दिया हमने पोस्टेज में, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इरेजर, शार्पनर, पेंसिल, पैड 225 रुपए, ये कहाँ आएगा, स्टेशनरी में। तो हमने फिर से यहाँ पर लिख दिया इरेजर, शार्पनर, पेंसिल, पेन जो भी है वो 225 रुपए स्टेशनरी में लिख दिया हमने, ठीक है। इसके बाद स्पीड पोस्ट कहाँ पर आएगा, पोस्टेज में। टैक्सी फेयर कहाँ पर आएगा, कन्वेंस में। रिफ्रेशमेंट कहाँ पर आएगा, अदर्स में, क्योंकि रिफ्रेशमेंट के लिए अलग से हेडिंग नहीं बनी है तो वो अदर्स में आ गया, है ना। फिर से आते हैं हम ऑटो फेयर, कन्वेंस में। रजिस्टर पोस्टल चार्जेस में। टेलीग्राम में। कार्टेज कहाँ पर आएगा, कार्टेज क्या होता है, कार्टेज आएगा आपका अदर्स में। क्यों, कार्टेज यानी कि जो प्रिंटर के अंदर का रिफिल रहता है ना, उसको कार्टेज बोलते हैं, तो वो यहाँ पर अदर्स में आ गया, उसके लिए कोई हेड नहीं बना है। कंप्यूटर स्टेशनरी में आ गया। बस फेयर कन्वेंस में आ गया। एसटीडी कॉल चार्जेस मोबाइल एंड टेलीग्राम में आ गया। ऑफिस सैनिटेशन इंक्लूडिंग डिसइंफेक्टेंट 60 रुपए, ये आ गया आपका अदर्स में 60 रुपए। ये देखिए यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60। फिर रिफ्रेशमेंट अदर्स में, फोटो स्टेटिंग अदर्स में, कोरियर चार्जेस आपका पोस्टिंग में, अनलोडिंग चार्जेस अदर्स में, और बस फेयर कन्वेंस में। अब आपने ये सारे जो ट्रांजेक्शन है इसको पूरे को लिख लिया यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, अब आपको सारे का कॉलम का टोटल करना है। आपको पेड का टोटल करना है, पोस्टेज का टोटल करना है, टेलीग्राम का टोटल करना है, कन्वेंस का करना है, स्टेशनरी का करना है और मिसलेनियस का करना है। सबका आपने टोटल कर लिया, ये देखिए टोटल आ गया। इस सबका टोटल अगर आप करोगे तो ये सबका टोटल करोगे तो 1487 आएगा और ऊपर वाले का टोटल करोगे तो भी 1487 ही आएगा। क्यों, क्योंकि हमने अमाउंट पेड को ही तो आगे लिखा है। सेम चीज देखिए, तो यहाँ पर दोनों साइड का टोटल मिला के 1487 आएगा। फिर हम यहाँ पर 2000 मिला था, उस 2000 को यहाँ नीचे लिखेंगे और वहां से माइनस कर देंगे 1487 को, तो हमारा जितना भी बैलेंस बचेगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे 513 रुपए। इसके बाद ये 513 जो है वो नीचे आ गए, फिर अलग से बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो, है ना। और फिर यहाँ पर कैश रिसीव्ड हो गया 1 तारीख को 1487, क्यों हुआ, क्योंकि उसने 1487 खर्चा कर दिया, तो फिर नया महीना चालू हो गया। अब बॉस बोलेगा मैं फिर से तुमको 2000 दूंगा, तो 2000 फिर से तुम्हारे पास रहने चाहिए, तो 2000 में से तुम्हारे पास पिछले महीने के 513 रुपए बचे, तो आप और 1487 रुपए 1487 रुपीज मेरे से ले लो, तो आपके पास 2000 रुपए फिर से हो जाएंगे, है ना। तो ये होता है दोस्तों पैटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट। फिर यहाँ पर आप उसकी जनरल एंट्रीज देख सकते हो, पैटी कैश अकाउंट बना हुआ है, बाकी सारी चीजें आप जो है देख सकते हो। कैश बुक को बैलेंस कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, जहां पर सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है। तो इसमें तो ज्यादातर ट्रांजेक्शन मैं आपको बता चुका हूं, तो मैं एक बार देखता हूं कुछ नया ट्रांजेक्शन होगा तो आपको बताऊंगा। बाकी आपके लिए तो ये सब ओपनिंग बैलेंस सारी चीजें मैंने बता दी है। पुनीत से पैसा आया, रुकमणी को पैसा गया,
सेल किया कैश में, इंश्योरेंस प्रीमियम क्वार्टरली पे किया, ऑफिस फर्नीचर खरीदा, स्टेशनरी खरीदा, कार्टेज पे किया, कमल को पे किया, गुरमीत से पैसा लिया, अमाउंट विड्रॉल फॉर हाउस होल्ड यूज ड्राइंग्स अकाउंट में जाएगा क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बॉट गुड्स फॉर कैश, पेड टेलीफोन चार्जेस, पेड पोस्टल चार्जेस, पेड मंथली रेंटल, पेड मंथली वेजेस, सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी है। बॉट गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कैसे बनाना है, जैसे आप लेजर बनाते थे वैसे बनाना है। ओपनिंग बैलेंस से चालू करना है, सारे ट्रांजेक्शंस को इसके अंदर लिख देना है और इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस लास्ट में आपको निकाल देना है। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, डबल कॉलम कैश बुक जिसमें 2 कॉलम बनेंगे, एक बैंक का होगा और एक कैश का होगा। इसमें भी सेम करना है, कैश अकाउंट बनाना है, फिर इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर कहीं चेक लिखा है तो बैंक में एंट्री डालनी है, बैंक लिखा है तो बैंक में एंट्री डालनी है, कुछ नहीं लिखा है तो कैश में एंट्री डालनी है ना। तो ये कैश सेल्स, कैश डिस्काउंट, ये सभी आपको मैं चीजें बता चुका हूँ। पेमेंट फॉर कैश परचेज, कैश डिस्काउंट नहीं आएगा। कैश डिस्काउंट अकाउंट अलग बनता है, ये खाली कैश अकाउंट है तो खाली कैश आएगा इसमें। कैश डिस्काउंट का इन्वॉल्वमेंट मत करना कैश अकाउंट में। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री होगी अगस्त 9 की, टेलीफोन बिल पेड, विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज तो ड्राइंग्स डेबिट होगा, ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ करेंगे तो फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा, फिर से कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। जॉन से चेक लिया हमने, माइकल से कैश लिया, स्टेशनरी खरीदा, कार्टेज के लिए पैसा दिया, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कुमार। देखो दोस्तों यहां पर एक नई चीज आई है, नई चीज है, चेक रिसीव किया अगस्त 25 को, लेकिन चेक डिपॉजिट किया अगस्त 28 को, है ना। तो इसका क्या मतलब है, जब हम चेक रिसीव कर रहे हैं लेकिन चेक को हम बैंक में डिपॉजिट अगस्त 25 को नहीं कर रहे, तो हम अगस्त 25 को उसको कैश मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कैश मान लेंगे। हम ये मानेंगे कि वो हमारे पास कैश है, तो हम अगस्त 25 को क्या एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कुमार अकाउंट। आइए देखते हैं। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लिखा 25 तारीख को कुमार अकाउंट 4500, फिर हमने 28 तारीख को जो है चेक डिपॉजिट कर दिया। ये देखिए 28 तारीख को चेक डिपॉजिट किया, तब हम क्या एंट्री मारेंगे, 28 तारीख को जब चेक डिपॉजिट करेंगे तब हम एंट्री मारेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने पहले कैश मान लिया था ना चेक को, तो अब हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो फिर यहाँ पर अगस्त 28 को जो है वो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर भी एंट्री हुई है और यहाँ पर भी एंट्री हुई है, कॉन्ट्रा एंट्री। आपको ये बात याद रखनी है, अगर कभी भी चेक आता है और डिपॉजिट अलग डेट में होता है, तो जिस दिन चेक आया उस दिन कैश में एंट्री मार देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है। और जब हम चेक को बैंक में डिपॉजिट करते हैं ना, तब ये एंट्री मारते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने उसको कैश मान लिया ना, इसीलिए। अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। हाँ, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 28 तक हो गया, फिर 31 को क्या हुआ, चेक जो हमने 28 को जमा किया था वो डिसऑनर हो गया और रिटर्न कर दिया। बैंक बोलता है कि इसके अकाउंट में पैसा नहीं है, इसने आपको चेक तो दिया है लेकिन हम आपको पैसा नहीं दे सकते क्योंकि इसके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो बैंक ने आपको चेक वापस कर दिया। अब आप क्या करोगे, अब आप रिवर्स एंट्री मारोगे। बैंक में पैसा तो आया नहीं, आपने बैंक को पहले डेबिट कर दिया था, अब आप बैंक को करोगे क्रेडिट। ठीक है, तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट और डेबिट क्या होगा, कुमार का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो अभी हम बैंक के डेबिट साइड में दिखेंगे, सॉरी एंट्री क्या पास होगी, कुमार अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि बैंक क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक पहले डेबिट हुआ था, जब हमने पैसा डाला था तब बैंक डेबिट हुआ था, लेकिन अब पैसा आया नहीं तो हम वापिस बैंक को क्रेडिट कर देंगे। पैसा आ जाता तो हम कुछ नहीं करते, हमने एंट्री मारी थी बैंक अकाउंट डेबिट, हमने ये सोचा कि पैसा आ जाएगा, लेकिन पैसा आया नहीं, तो अब हम उस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और कुमार अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में कुमार 4500। ठीक है। फिर रेंट पेड बाय चेक आपको बताया है,
पेड वेजेस टू वॉचमैन इन कैश बताया है, पेड कैश फॉर पोस्टेजेस भी आपको बताया है, तो बाकी आप बता सकते हो। अब यहाँ पर फिर से ये आया है बैंक कॉलम कैश बुक, इलस्ट्रेशन नंबर 3, बैंक कॉलम कैश बुक यानी कि डबल कॉलम कैश बुक होता है, ठीक है। इसमें भी आपको 2 कॉलम बनाने हैं, सारे ट्रांजेक्शन जो है वो सेम होंगे। ये वाला आपको बताया वेजेस पेड, कैश सेल्स, परचेस गुड्स, परचेस फर्नीचर, कैश पेड टू रोहित, कैश सेल्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, और यहां पर भी लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका क्या मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमने बैंक से लोन लिया है, बैंक ओवर ड्यू हो गया है, हमारे अकाउंट में 10,000 रुपए थे, लेकिन हमने बैंक से 20,000 रुपए निकाल लिए, यानी कि हमारा बैंक माइनस में चला गया। कैश कभी माइनस में नहीं जा सकता, लेकिन बैंक माइनस में जा सकता है, क्योंकि बैंक बोलेगा ठीक है आप मेरे को कल पैसा दे देना, मेरे को उसके बदले इंटरेस्ट दे दो, है ना। तो बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि बैंक का पैसा माइनस में चला गया। अगर बैंक का ओपनिंग बैलेंस होता तो हम कौन सी साइड लिखते, डेबिट साइड, लेकिन बैंक का पैसा ओवरड्राफ्ट हो गया है, ओवर ड्यू हो गया, माइनस में चला गया, तो हम कौन सी साइड बैलेंस लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ना इलस्ट्रेशन नंबर 3, इसका बैंक का बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड आएगा। ये देखिए बाई बैलेंस क्रेडिट साइड। आपको समझ आया क्यों क्रेडिट साइड आया था, क्योंकि यहां पर बैंक ओवरड्यू हो गया है। जब भी बैंक ओवरड्यू होता है तो बैंक का बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है। अब यहां पर एक और एंट्री है, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया, तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हुआ, इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा हुआ, तो हम खर्चे को क्या करते हैं, एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट। तो एंट्री क्या पास होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक के क्रेडिट साइड में आएगा इंटरेस्ट। आइए देखते हैं, ये देखिए ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट बैंक के क्रेडिट साइड में आया है और बैंक के कॉलम में लिखा हुआ है ना। तो ये इसकी एंट्री वो होगी। फिर आएगा पेड टेलीफोन, सेल ऑफ गुड्स एंड रिसीव चेक डिपॉजिटेड सेम डे। सेम डे डिपॉजिट होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, अगर अलग दिन डिपॉजिट होता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले। पेड रेंट, रेंट टू कैश, ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग टू कैश, पेड सैलरी, सैलरी टू कैश, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 1700 रुपए, यानी कि बैंक में इंटरेस्ट कलेक्ट हो रहा है, यानी कि हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। कलेक्ट यानी कि मिलना होता है, तो हमें इंटरेस्ट मिला 1700, तो इंटरेस्ट जब मिलता है तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम हो गया। इनकम क्या होता है, हमेशा इनकम होता है क्रेडिट। तो यहां पर देखिए इंटरेस्ट एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब बैंक डेबिट क्यों हो रहा है, इंटरेस्ट की वजह से, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, बैंक के डेबिट साइड में लिखेंगे इंटरेस्ट और अमाउंट लिखेंगे 1700, और यहाँ पर फिर उसका बैलेंस निकालेंगे और कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, कहानी खत्म। आई होप आपको समझ आया हो। अब बाकी साले फिर सारे के सारे जो आप लेजर अकाउंट बना सकते हो। इसके बाद फिर एक पेटी कैश बुक वाला क्वेश्चन है, ये भी डबल कॉलम कैश बुक वाला क्वेश्चन है। इसमें भी ये सारी चीजें सेम है, कैश पेड टू पेटी कैशियर। इसकी क्या एंट्री होगी, पेटी कैशियर डेबिट टू कैश, रिसीव्ड चेक, कैश सेल डिपॉजिट इनटू बैंक, प्रिया चेक डिपॉजिट। अब प्रिया चेक दे रही है दिसंबर 3 को, लेकिन प्रिया का चेक डिपॉजिट हो रहा है 6 को, तो 3 को क्या एंट्री मारेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रिया, और दिसंबर 6 को क्या मारेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर दिसंबर 8 को परचेज फर्नीचर बाय चेक, ये भी आपको बताया, ये भी आपको बताया, ये भी आपको बताया। बैंक चार्जेस एक्सपेंस है तो बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक हमारे लिए इनकम है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, कैश परचेस किया, पेड फॉर एडवर्टाइजिंग, गुड्स सोल्ड एंड रिसीव्ड चेक डिपॉजिटेड सेम डे, पेड लीगल चार्जेस ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पेड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, प्रिंटिंग ऑफ बिल बुक, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, कैश शेयर, पेड सैलरी, रेंट पेड, ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कमीशन रिसीव्ड बाय चेक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, क्योंकि सेम डे में डिपॉजिट हो रहा है इसीलिए। चैरिटी के लिए पे किया है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कहानी खत्म।
अब ये जो परचेज जनरल है इसको हम करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको आज जो बताया वो बताया, सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है, डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है और पेटी कैश बुक क्या होता है। तो ये तीनों आपके लिए बहुत इजीली मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।